आज मैं आपको बताने वाला हूं बीजेपी के 10 ऐसे नेताओं के बारे में जो कि परिवारवाद के कट्टर विरोधी हैं। आखिर ये परिवारवाद के विरोधी क्यों हैं, यह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, जेपी नड्डा। दोस्तों, एक जरूरी सवाल, देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो इंसान कैसे बना जिसके घर में राजनीति का नामो निशान तक नहीं था? जगत प्रकाश नड्डा, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से। पिता एक शिक्षाविद थे, नेता नहीं। दादा नेता नहीं थे, चाचा नेता नहीं थे। परिवार में कोई पद नहीं, कोई विरासत नहीं। राजनीति की दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन नड्डा के लिए यह बात बदल जाती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा काम अपना। पटना विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से शुरुआत की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। छात्र आंदोलनों में गिरफ्तार भी हुए, लेकिन कभी किसी रिश्तेदार का नाम आगे नहीं किया। और अब वो बात जो शायद आपको पता नहीं, नड्डा जी भाजपा के पहले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कि पूरी तरह से संगठन की सीढ़ी चढ़कर उस कुर्सी तक पहुंचे। छात्र संगठन से सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बिना किसी पारिवारिक सीढ़ी के। आज उनका परिवार राजनीति से दूर है। बेटा नेता नहीं बने, परिवार का कोई भी सदस्य मंच पर वोट मांगने नहीं आया। यही वजह है कि वो इस सूची में है, लेकिन 10वें नंबर पर, क्योंकि आगे जो नेता आने वाले हैं उनकी कहानियां इससे भी कहीं ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। और अगला नेता, उन्होंने 6 साल की उम्र में वो किया जो बड़े बड़े नेता अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कर पाते। कैसे, अभी बताता हूँ। नंबर 9, उमा भारती। 6 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं, तब मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक छोटी सी लड़की हजारों लोगों की भीड़ के सामने भागवत कथा सुना रही थी। कोई मंच नहीं था तो चारपाई पर खड़ी होकर बोलती थी। ये उमा भारती हैं। ऐसे गरीब परिवार से आई जहां 2 वक्त की रोटी की चिंता थी। पिता नेता नहीं थे, चाचा नेता नहीं थे, भाई नेता नहीं थे। घर में राजनीति का कोई नामो निशान भी नहीं था, लेकिन एक आवाज़ थी और एक आग थी अंदर। राजनीति में आई तो खुद के दम पर। खजुराहो से लोकसभा चुनाव जीता, उस उम्र में जब ज़्यादातर नेता सिर्फ टिकट मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन यहाँ वो बात है जो शायद आपको पता नहीं, 2005 में उमा भारती को भाजपा ने निकाल दिया था। हाँ, ठीक सुना आपने। जो नेता आज परिवारवाद के खिलाफ सबसे तेज आवाज़ उठाती है, उन्हें खुद की ही पार्टी ने बाहर कह दिया था। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, भारतीय जनशक्ति पार्टी, और 2011 में वापस बीजेपी में आ गई। जो पार्टी छोड़ सकती है वो झुकती नहीं। क्या वो परिवारवाद के सामने झुकेगी? और सबसे बड़ी बात, उमा भारती ने शादी नहीं की है, कोई संतान नहीं, कोई वारिस नहीं। ये परिवारवाद का सबसे सीधा जवाब है, खुद को ही विरासत से मुक्त कर लो। दिया जलाना हो तो खुद जलना पड़ता है। उमा भारती 9वें नंबर पर हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी में परिवारवाद को नकारा, सिर्फ भाषणों से नहीं। लेकिन अगला नेता, उन्होंने 17 साल तक कोई तनख्वाह नहीं ली, घर नहीं था, परिवार नहीं था। वो कौन है? नंबर 8, मनोहर लाल खट्टर। साल था 1977। एक नौजवान ने एक ऐसा फैसला किया जो ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कर सकते। उसने कहा, ना घर चाहिए, ना परिवार, ना सैलरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बनूंगा। और उसने अगले 17 साल संघ के प्रचारक के तौर पर बिताए, बिना घर के, बिना पैसे के और बिना परिवार के। ये मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के रोहतक जिले के एक गांव से आए। 1977 में शाखा से शुरुआत की। 1994 तक पूर्णकालिक प्रचारक रहे। इतने साल सिर्फ विचार के बल पर जिए। और वो बात जो आप शायद नहीं जानते, 2014 में जब भाजपा ने हरियाणा में जीत हासिल की तो खट्टर जी को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। उन्होंने पहले कभी कोई बड़ा सरकारी पद नहीं संभाला था, सिर्फ पार्टी संगठन में काम किया था और एक झटके में सीधे मुख्यमंत्री बन गए। एक इंसान जिसने कभी घर नहीं बसाया, जिसका कोई भी वारिस नहीं, जो 17 साल संघ की शाखाओं में रहा, वो अचानक एक प्रदेश का मुखिया बन जाता है। और उनके परिवार में कोई नेता नहीं, कोई बेटा बेटी टिकट मांगने नहीं आए, कोई साहब के जानने वाले नहीं है। ये है असली परिवारवाद विरोध, जब विरासत देने के लिए कोई हो ही नहीं। खट्टर जी 8वें नंबर पर इसलिए हैं क्योंकि उनकी कहानी में वो नाटकीयता नहीं है जो आगे के नेताओं में है, लेकिन जो ईमानदारी है ना, वो बेमिसाल है। अब अगला नेता, एक ऐसी महिला जिसने परिवारवाद को उसी के घर में जाकर धूल चटाई। कहाँ, किसे? नंबर 7, स्मृति ईरानी। 2014 अमेठी। एक टीवी अभिनेत्री गांधी परिवार के सबसे बड़े गढ़ में उतरती है। सब हंसते हैं, विपक्ष कहता है ये क्या मजाक है, मीडिया कहता है टीवी वाली नेता बनेगी, आम जनता कहती है अमेठी तो गांधियों की है, और वो हार जाती हैं 1 लाख वोटों से। यहाँ ज़्यादातर लोग टूट जाते, लेकिन स्मृति ईरानी रुकती नहीं।
अगले 5 साल अमेठी के गांव-गांव घूमती हैं, लोगों से मिलती हैं, काम करवाती हैं, केंद्रीय मंत्री हैं फिर भी अमेठी नहीं छोड़ती। और फिर आता है साल 2019, राहुल गांधी हारते हैं 55,000 वोटों से। जिस परिवार ने दशकों तक अमेठी पर राज किया था, उसे एक ऐसी महिला ने हराया जिसके पिता भी नेता नहीं थे, जिसके घर में कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी। और अब वो चौंकाने वाली बात, स्मृति ईरानी ने 1998 में फेमिना मिस इंडिया में हिस्सा लिया था, जीती नहीं। फिर कुछ साल बाद तुलसी बनी, पूरा देश उन्हें जानने लगा और फिर भाजपा में आई, केंद्रीय मंत्री बनी और अंत में अमेठी की रानी बनी, टीवी से मंत्रालय तक बिना किसी जी के नाम की छाया के। और 7वें नंबर पर हैं क्योंकि उनकी कहानी यह दिखाती है अगर जिद हो तो राजवंश को भी हराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगला नेता और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्हें एक ऐसी सरकार बनाई जो सिर्फ 80 घंटे चली। 80 घंटे, वो क्या था? नंबर 6, देवेंद्र फडणवीस। 8 नवंबर 2019 सुबह के 5 बज रहे थे जब पूरा महाराष्ट्र सो रहा था। तब राजभवन में एक शपथ ग्रहण हो रहा था। देवेंद्र फडणवीस फिर मुख्यमंत्री बने, अजित पवार उप मुख्यमंत्री, और पूरा देश जागकर हैरान हो गया। लेकिन ये सरकार चली सिर्फ 80 घंटे। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत साबित करने को कहा और फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। 80 घंटे में सरकार बनाना एक राजनीतिक दांव था, लेकिन 80 घंटे में इस्तीफा देना वो एक तरह की राजनीतिक ईमानदारी थी। फडणवीस नागपुर से हैं, 22 साल की उम्र में नगर पालिका पार्षद बने, फिर विधायक, फिर मुख्यमंत्री 2 बार। और यहाँ वो बात जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ शरद पवार का परिवार है, ठाकरे परिवार है, कांग्रेस का गांधी परिवार है। हर तरफ परिवारवाद ही परिवारवाद, हर तरफ घर की सियासत। उस राज्य में एक इंसान बिना किसी बड़े राजनीतिक परिवार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा, वो भी 2 बार। जहां कुएं में भांग पड़ी हो वहां होश में रहना ही सबसे बड़ी बात है। फडणवीस 6वें नंबर पर हैं क्योंकि उनके पिता भी राजनीति में थे। थोड़ी बहुत विरासत तो है, लेकिन बाकी नेताओं के मुकाबले यह कहानी कहीं ज़्यादा मेहनत और संघर्ष की है। और अगला नेता एक ऐसी महिला जिनके पति ने उनकी सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना की और वो चुप रहीं। ये किस्सा सुनना बनता है। नंबर 5, निर्मला सीतारमण। जरा कल्पना कीजिए, आप देश की वित्त मंत्री हैं, बजट पेश कर रही हैं, संसद में भाषण दे रही हैं और घर जाती हैं तो पति कह रहा है ये नीतियां गलत हैं। ये निर्मला सीतारमण की जिंदगी है। उनके पति परकाला प्रभाकर एक जाने माने लेखक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी पर खुलकर सरकार की आलोचना की है अपनी लिखाई में, सार्वजनिक रूप से। और निर्मला जी वित्त मंत्री बनी रहीं, शांत रहीं और काम करती रहीं। ये परिवारवाद किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। निर्मला सीतारमण तमिलनाडु की मदुरई से आती हैं। पिता रेलवे में कर्मचारी थे। मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में पढ़ाई की और फिर बीजेपी में आई अपनी योग्यता के बल पर। इंदिरा गांधी के बाद देश की वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला। और सबसे बड़ी बात, कोई राजनीतिक विरासत नहीं, ना जी की बेटी ना साहब की पत्नी, सिर्फ काम। परिवारवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार खुद की काबिलियत। वो 5वें नंबर पर हैं क्योंकि उनकी कहानी दिखाती है कि अगर योग्यता हो तो ना परिवारवाद की ज़रूरत है और ना ही विरासत की। लेकिन अब बात करते हैं उस नेता की जिन्होंने एक बार भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा विवाद के बाद और फिर वापस आए और देश की सड़कें पूरी बदल दी। वो कौन है? नंबर 4, नितिन गडकरी। साल था 2013। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पद छोड़ना पड़ा पूर्ति समूह से जुड़े विवाद के आरोप के कारण। मीडिया में खूब चर्चाएं थीं और उन्होंने पद छोड़ दिया। ये नितिन गडकरी थे। राजनीति में ये बहुत कम होता है जब नेता विवाद में हो और खुद ही हट जाए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो वापस आए और इस बार सड़कें बोलने लगी। नागपुर का वो इंसान जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाता था, उसने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को ऐसी क्रांति की जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। और यहाँ वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के समय देश में हर दिन 12 किलोमीटर सड़क बनती थी। जब गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री बने तो यह आंकड़ा 37 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। 37 किलोमीटर हर दिन नई सड़क। और परिवारवाद का सबसे बड़ा सबूत, उनके पुत्र निखिल गडकरी ने एक बार चुनाव लड़ा और हारे। पिता के पास इतनी राजनीतिक ताकत होते हुए भी बेटे के लिए कोई सेटिंग नहीं हुई। नागपुर की सड़कें बनाने वाले इंसान ने अपने बेटे के लिए कोई राजमार्ग नहीं बनाया। काम बोलता है, खानदान नहीं। वो 4थे नंबर पर हैं क्योंकि उनसे आगे जो 3 नेता हैं ना, उनकी कहानियाँ और भी गहरी हैं। अब बात करते हैं उस नेता की जिन्होंने 21 साल की उम्र में एक ऐसा फैसला किया जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। उन्होंने अपना परिवार ही छोड़ दिया हमेशा के लिए। नंबर 3, योगी आदित्यनाथ। साल है 1993।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक 21 साल का लड़का घर से निकला, गोरखपुर मंदिर पहुंचा, महंत अवैधनाथ जी का शिष्य बना और उस एक पल में अजय से बिष्ट हमेशा के लिए खत्म हो गए। योगी आदित्यनाथ पैदा हुए, एक सन्यासी, एक भिक्षु जिसके लिए परिवारवाद सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का विरोधाभास है। एक सन्यासी के पुत्र कैसा, एक भिक्षु की विरासत कैसे मिलेगी? परिवारवाद यहाँ संभव ही नहीं। यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। और यहाँ वो बात जो आपके मन को छू जाएगी। जब योगी जी के पिता आनंद सिंह बिष्ट अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे, एक सन्यासी की मजबूरी क्या होती है? वो अपना त्याग याद करता है, अपनी प्रतिज्ञा याद करता है। ये वो दर्द है जो कोई राजनीतिक भाषण नहीं बता सकता, जो कोई अखबार नहीं लिखता। लेकिन वो झुके नहीं। 1998 में 26 साल की उम्र में गोरखपुर से सांसद बने। तब से आज तक एक भी बार नहीं हारे लगातार, और 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जिस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में घर में ही प्रशिक्षण होता है, जिस उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों में परिवार ही पार्टी है, उस उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी मुखिया बना जिसने खुद को जला दिया, वो दूसरों को रोशनी देता है। योगी जी तीसरे नंबर पर है क्योंकि आगे जो दो नेता है ना, उनकी कहानियां देश की राजनीति को हिला देने वाली हैं। और अगला नेता, उन्हें एक बार जेल भेजा गया था, उन पर आरोप लगे, उन्हें अपने ही प्रदेश में जाने से रोका गया और आज वो देश की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। वो कौन है? नंबर 2, अमित शाह। साल है 2010। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया। सोहराबुद्दीन शेख मामला, 3 महीने जेल में रहे और उसके बाद गुजरात में उनका जाना बैन हो गया। एक शक्तिशाली नेता जिसे अपने ही प्रदेश में जाने से बैन कर दिया गया, लेकिन वो टूटे नहीं। बाद में न्यायालय ने उन्हें निर्दोष पाया। अमित शाह का जन्म 1964 में मुंबई में हुआ। गुजरात के एक व्यापारी परिवार से, पिता बिजनेस करते थे, राजनेता नहीं थे। 14 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े और वहीं उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से जो बाद में इस देश का प्रधानमंत्री बनने वाला था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दो दोस्त, एक ही सोच। 2009 में जब भाजपा सिर्फ 116 सीटों पर सिमट गई थी, तब अमित शाह ने पार्टी को बूथ स्तर से फिर खड़ा किया, हर जिले में, हर गांव में, हर बूथ पर। 2019 में भाजपा ने 303 सीटें जीती और परिवारवाद पर उनके शब्द। कांग्रेस एक परिवार की दुकान है जहां मालिक का बेटा ही दुकान चलाएगा, बाकी सब नौकर। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ईमानदारी की बात भी करनी है। उनके पुत्र जय शाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव हैं। विपक्ष से परिवारवाद कहती है, ये सवाल उठता है और उठना स्वाभाविक भी है। यही वजह है कि अमित शाह दूसरे नंबर पर हैं, नंबर 1 पर नहीं। क्योंकि नंबर 1 पर जो इंसान है ना, उसकी पत्नी ने एक बार कहा था, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। इससे बड़ा मार्मिक बात इस पूरी सूची में नहीं है। वो कौन है? नंबर 1, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बड़नगर, गुजरात। एक छोटा सा लड़का रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता है। पिता दामोदर दास मोदी की छोटी सी दुकान, माँ हीराबेन जो पूरी जिंदगी मेहनत करती रही। क्या उस लड़के ने सपने में भी सोचा होगा कि एक दिन वो इस 140 करोड़ लोगों के देश का प्रधानमंत्री बनेगा? और आज वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन यहाँ वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो इस पूरी सूची की सबसे मार्मिक कहानी है। नरेंद्र मोदी की शादी हुई थी बचपन में जसोदाबेन से और फिर वो घर छोड़कर चले गए, आरएसएस के प्रचारक बन गए। जसोदाबेन ने एक बार कहा था, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, चाहती हूँ कि वो अच्छा काम करें। रुकिए, जसोदाबेन ने जिनकी पूरी जिंदगी बदल गई, वो इंसान के लिए दुआ करती हैं। ये भारत की सबसे अनकही, सबसे गहरी कहानियों में से एक है। और अब परिवारवाद पर बात करें। नरेंद्र मोदी का कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई वारिस नहीं है, कोई मेरे बाद ये आएगा नहीं। वो खुद कहते हैं, मेरे बाद कोई मोदी नहीं आएगा, देश का अगला योग्य नेता आएगा। और ये सिर्फ भाषण नहीं है। जब राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला, तब उत्तर प्रदेश में नेता चुना गया। परिवार की नहीं, विचारधारा की बात हुई, वंश की नहीं। एक तरफ वो दल है जहाँ पार्टी बराबर परिवार, नेता बराबर पिता का बेटा, टिकट बराबर घर की विरासत, और दूसरी तरफ वो इंसान है जो कहता है, मेरी कोई विरासत नहीं। चाय की दुकान से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक, बिना किसी पारिवारिक संपर्क के, बिना किसी जी के नाम की छाया के, बिना किसी राजनीतिक गौडभातर के। इसलिए नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर हैं। खानदान से नहीं, काबिलियत से बनते हैं असली नेता।